नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि पहले वीडियोज में आप देख चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होने के कारण इन सब पर चर्चा आप लगातार कर रहे हैं। हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो पहली सीरीज में आ चुके हैं आप उनको देख लीजिए, ताकि आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बदनाम हुई, ये आपको पता चल सके। आपको पता चल सके कि डायरेक्ट सेलिंग में क्यों लोग इसके प्रति नकारात्मक नजरिया रखते हैं। इन सारी बातों पर सिलसिलेवार हमने चर्चा की है। आज मैं फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सेट वर्किंग को लेकर के कि सेट वर्किंग, नेटवर्किंग यानी डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्किंग होना चाहिए या सेट वर्किंग होना चाहिए। बहुत सारी भारत की कंपनियों ने, अमूमन अगर मैं कहूं तो मोस्टली भारत की कंपनियों ने अपने व्यापार को सेट वर्किंग के आधार पर बढ़ाया है। इसके बड़े सबूत, बड़े आधार पर मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सच्चाई है। और यही एक बड़ा कारण है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बदनाम क्यों हुई। क्यों अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग जो इस इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा बन सकते थे, जिनकी ये आवश्यकता थी, वो नहीं आ पाए। उसका एक कारण सेट वर्किंग भी रहा है। किस सेट वर्किंग की बात कर रहा हूँ मैं? उस सेट वर्किंग की बात कर रहा हूं कि जो लीडर दूसरी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं वो दूसरी कंपनी वाले के साथ सेटिंग करते हैं, कुछ मोटा पैसा लेते हैं और कंपनियां बदल देते हैं, इसलिए कि वहां उनको इकट्ठा पैसा मिलेगा और एक लाइन मिलेगी और ये मिलेगा और वो मिलेगा और ना जाने क्या क्या मिलेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने देखा होगा कि आज से 15 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई, उसने अपना एक प्लान बनाया, डायरेक्ट सेलिंग तथा कथित उन्होंने अपने आप को बोला। कंपनी चलती रही। 14 साल के बाद एक नई ज्वाइनिंग हो गई डायरेक्ट कंपनी के साथ। ये आपने देखा होगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सेट वर्किंग का हिस्सा नहीं है? आपने सुना होगा और शायद हो सकता है कि इसके विक्टिम आप भी हो। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपके नीचे का ग्रुप जो रात 12 बजे तक आपके साथ था, सुबह जैसे ही दिन निकला आपने अपनी आईडी को खोल के देखा, पता चला आपका पूरा का पूरा ग्रुप है। बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना कि उनके नीचे की टीम टूट के कहीं दूसरी जगह चली गई। और ऐसा भी मैंने सुना कि आपके नीचे वाला आदमी आपसे ऊपर जाके लग गया, और इसके प्रमाण भी हमने देखे। आज मैं सबूतों की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं उस आधार की बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बदनाम क्यों हुई। डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए बदनाम हुई कि सेट वर्किंग का खेल भारत में बहुत तेजी से खेला गया, खेला जा रहा है। और ऐसी कंपनियों को ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कहता हूं। वो डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं हो सकती, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हो सकती। अधिकतर भारत की कंपनियां इस सेट वर्किंग में लिप्त पाई गई हैं दोस्तों, जिसकी वजह से भारत में डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हो गई। और ये डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। 25 साल हो जाने के बाद भी इसका टर्नओवर 15,000 करोड़ पर अटका हुआ क्यों रह गया? ये बड़ी सच्चाई है। और डायरेक्ट सेलिंग की तरक्की नहीं होना मतलब भारत की तरक्की नहीं होना, मतलब भारत की ग्रोथ में भारत के अंदर बढ़ रही बेरोजगारी के ऊपर कुठार घात किया। बड़ी उम्मीदें थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में रोजगार के ऊपर काम करेगी, भारत की इकोनॉमी के ऊपर काम करेगी, भारत के अंदर टैक्सेशन को लीगलाइज करने में काम करेगी। जो मार्केट के अंदर डुप्लीकेसी बढ़ रही है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, उस पर भी ये रोक लगाएगी। ये डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ा प्रमाण है। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि क्या जिस कंपनी में आप हैं, कहीं वो कंपनी भी इस सेट वर्किंग का हिस्सा तो नहीं है? चेक कीजिए। अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां सेट वर्किंग होती है, तो दोस्त याद रखना मेरी बात, ये कल किसी और के साथ हुआ है, ये आज किसी और के साथ हुआ है, ये कल आपके साथ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आने का प्रमुख कारण अपनी रॉयल्टी क्रिएट करना, आने वाली जनरेशन को लीगेसी बना करके दे करके जाना, इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते थे। लेकिन यहां अगर आपकी टीम आपके नीचे से गायब हो जाएगी, रातों रात ना जाने कब कोई व्यक्ति आके आपके ऊपर बैठ जाएगा, चंद पैसों का लेन देन होगा, कौन विश्वास करेगा ऐसे धंधे के ऊपर?
इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हुई। तो बड़ा क्लियर इस बात को समझ लीजिए, ऐसा काम करने वाली कंपनियां कभी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं हो सकती। वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के जैसे तैसे कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाना होता है। तो सेट वर्किंग वाली कंपनियों से बचिए। अब हम बात करते हैं कंडीशन अप्लाई। प्लान इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, जिन प्लानों के अंदर कंडीशन लगाई गई। किस तरह की कंडीशन? एक बात बताइए मुझे, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? सीधा सीधा डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यह है कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को बिकवाना चाहती है, मार्केट में कंज्यूमर तक ले जाना चाहती है, बीच में जो इस काम को करते हैं, कोई होलसेलर का काम करता था, कोई रिटेलर का काम करता था, वो व्यक्तियों को पैसा दिया जाता था उनके काम का, यानी जिन्हें मिडिलमैन माना गया। तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल यही तो कहता था कि बीच वाले मिडिलमैन को बाहर निकाल दीजिए और जो पैसा मिडिलमैन को बांटा जाता था उसी पैसे को आप अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को बांट दीजिए। मुद्दा तो यही था ना। लेकिन आखिर हुआ क्या? हुआ यह कि रेट बढ़ा दिया, आपके ही प्रोडक्ट को महंगा कर दिया। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। इसका मतलब यह भी तो हुआ ना कि आप कंपनी की सेल करवा दीजिए, और अगर आप कंपनी की सेल कराने के हिस्सेदार बनेंगे तो जो कमीशन बीच का बचेगा उसमें आपकी हिस्सेदारी बनेगी। सहमत है ना मेरी बात से? सर यही तो डायरेक्ट सेलिंग है। अब ये अलग बात है कि आप नेटवर्क बना के उनकी सेल करवाते हैं या डायरेक्ट सेल करवाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के साथ नेटवर्किंग हो सकती है, लेकिन मैं विरोध उनका कर रहा हूं जहां डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल ही नहीं है, वो सीधा सीधा नेटवर्क करके प्रोडक्ट बेचिए। इस पर मैं और विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके कहने से कंपनी के साथ गया और उसने एक बड़ी टीम बनाई, यानी आपकी एक टीम बड़ी बनी और उसने करोड़ों रुपए का टर्नओवर कंपनी को दिया, जिसकी वजह से कंपनी ने आपके दोस्त को लाखों रुपए प्रॉफिट के तौर पर दिया। अब आप मुझे बताइए आपको कितना कमीशन मिलेगा? क्या आपको कुछ पैसे मिलेंगे? एक ग्रुप बनाने से आपको पैसे नहीं मिलते, क्योंकि एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि आपको एक ग्रुप और बनाना पड़ेगा, और उसकी भी एक लिमिट है, परसेंटेज है कि इस लेवल पे उससे भी वॉल्यूम होना चाहिए, तब आपको पैसा मिलेगा। ये हुई कंडीशन अप्लाई। क्या ये नहीं था कि आपकी वजह से कंपनी की सेल होगी और कंपनी अपनी सेल का कुछ हिस्सा आपको देगी? यही तो डायरेक्ट सेलिंग था। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। चेक कीजिए, क्या आपके प्लान में ऐसा प्रावधान है कि आपकी वजह से कोई व्यक्ति लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, कंपनी का करोड़ों का माल बिके और आप जीरो पे हो जाए? इसको समझना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि एक कंडीशन हो, इसके साथ एक और टीम आपको बना करके पैसे मिले, लेकिन जब दूसरी टीम आपकी बड़ी हो जाती है तो फिर एक नई कंडीशन आपके साथ लागू हो जाती है कि अब आपको एक और टीम बनानी है। तो जो दो टीम हमने बनाई जिनकी वजह से कंपनी का करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ, उन दोनों टीमों में लोगों को लाखों रुपए का फायदा हुआ। अब मुझे क्या मिलेगा? मेरे पे आउट का क्या होगा? तो कंपनी कहती है अपने प्लान के मुताबिक कि एक और टीम बनाइए, तब आपको पैसा मिलेगा। मैंने कई कंपनियों के प्लानों में तो ये भी देखा है कि 6-6, 8-8 और 10-10 टीमें बनानी पड़ती हैं। अगर एक टीम भी अपने लेवल से नीचे आ जाती है तो पूरी सारी टीमों का पैसा जीरो हो जाता है। क्या आप ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं? और तो और दोस्तों, एक नई बात मेरे सामने आती है और आप इस बात से बिल्कुल सहमत हो। आपने टीम ए भी बनाई, बी भी बनाई, सी भी बनाई, चौथी भी बनाई, पांचवी भी बनाई, 6 भी बनाई। सभी टीमों ने बहुत सारा काम किया, कंपनी का खूब सारा माल बिका, सबने पैसे कमाए, और आपने अपने घर में, आपने अपनी आईटी से अगर परचेजिंग नहीं डाली, कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो आपका पे आउट आपको रिलीज नहीं होगा। इसे कहते हैं कंडीशन। मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में मॉडल ये कहता है कि मैं बेचूं या मेरी वजह से लोग बेचें, कंपनी का माल बिकना चाहिए और उसका कमीशन उनको मिले और उसका कुछ हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। यही तो डायरेक्ट सेलिंग था। फिर मुझे सामान खरीदना पड़ेगा, ये जरूरी क्यों है? हो सकता है मेरे घर में सामान की आवश्यकता ना हो
हो सकता है मेरे घर में साबुन भी है, शैम्पू भी है, सारा सामान मेरे घर में है, अगले महीने मैं कहीं चला जाता हूं, मेरा कोई काम आ जाता है, मैं सामान खरीदने में सक्षम नहीं हूं, मेरे पे आउट को रोक लिया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसी बहुत सारी बातें जहां कंडीशन लगा दिया गया। मतलब बिल्कुल साफ है, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि कंडीशन इसलिए लगाई जाती है ताकि आपको मजबूर किया जाए कि आप सामान खरीदें। व्यापार आपकी मजबूरी से नहीं चलेगा। व्यापार का मतलब है मेरी मर्जी, मैं खरीदूं या ना खरीदूं, मेरी वजह से सामान बिका है, उसका कमीशन मुझे दीजिए, आपको रोकने का कोई हक नहीं है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जहां कंडीशन के ऊपर कंडीशन, कंडीशन के ऊपर कंडीशन, कंडीशन की दीवार बनाई गई है, तो दोस्तों यकीन मानिए मेरी बात को, आपकी सफलता के सामने दीवार खड़ी है, आप सफल नहीं हो सकते। यही समस्या आपको जीने नहीं देगी, आपको सफल नहीं होने देगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा साइड मेंटेनेंस कंडीशन का ही हिस्सा है। 2 साइड करिए, तीसरी को मेंटेन करिए, तीसरी करिए, चौथी को मेंटेन करिए। मैंने अपने 22 साल के जीवन काल में डायरेक्ट सेलिंग को जितनी भी नजदीकी से समझा, जितने भी लीडर से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, मैंने ये देखा कि ज्यादातर लीडर, ज्यादातर डायरेक्ट सेलर इसलिए फेल हो गए कि वो साइड मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। जितने रुपए का पे आउट नहीं आता, उससे ज्यादा का सामान उनको साइड मेंटेनेंस करने के चक्कर में लेना पड़ता है। मैं किसी एक प्लान के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं किसी एक कंपनी को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये इशारा देना चाहता हूं, कहीं आप ऐसी कंपनी में, कहीं आप ऐसी किसी दलदल में तो नहीं उलझे हुए हैं कि इतना पैसा नहीं आता, उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का लोन लेकर के, लोगों से उधार लेकर के, कर्जा लेकर के, पे आउट से ज्यादा का सामान आपको साइड मेंटेनेंस करने के लिए करना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पे आउट से ज्यादा आपके घर में सामान भरा पड़ा है, आपका घर गोदाम बन गया है। ये किसकी देन है? ये किसकी गलती है? कई लीडर से मेरी बात हुई, कोई इसका दोषी कहता है मेरे अपलाइन का दोष है, मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा सिखाया, कोई कहता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे फंसाया गया। दोस्तों ये किसी का दोष नहीं, आपका अपलाइन दोषी नहीं है, बेचारा वो भी तो इसी का शिकार है। इसका दोष है उस प्लान, उस मॉडल, उस कंपनी का, उस मालिक का जिसने ऐसा प्लान डिजाइन किया है। ये दोष है उस कंपनी का जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। और एक बात बता दूं आपको, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कंडीशन साइड मेंटेनेंस का कोई महत्व नहीं है। ये उन्हीं कंपनियों में होता है मोस्टली जो नेटवर्किंग कंपनियां हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को आपको बेवकूफ बनाकर बिकवाना चाहती है, चंद लोगों को पैसे दे करके आप लोगों को गुमराह करना चाहती है, जिन्होंने आपको गुमराह किया है। इस सारी घटनाओं की वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग बर्बाद हुई, ये डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हुई। तभी तो मैंने कहा कि 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद भी सफलता में वही 3, 4, 5 लोग दिखाई देते हैं। जिससे बात करो मेरी कंपनी के टॉप अचीवर एक नाम, मेरी कंपनी का टॉप अचीवर दूसरा नाम, बताइए तीसरा नाम, पता ही नहीं चलता। सपने पूरे होंगे, करोड़ रुपया महीना आएगा, मेरे पास पोर्च गाड़ी आ जाएगी, मेरे पास मर्सिडीज आ जाएगी। ये ख्वाब देखते देखते न जाने कितने लोगों के ख्वाब पानी पानी हो गए मेरे दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात, डेप्थ कटिंग। जब बात यहाँ आती है, जब सवाल ये आता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, तो सवाल फिर डेप्थ कटिंग का क्यों आता है? कहीं आपकी कंपनी में डेप्थ कटिंग तो नहीं होती? कहीं आपका पे आउट डेप्थ कटिंग की वजह से कटने का चांस तो नहीं बढ़ता है? इस बात को मैं और गहराई से समझाने के लिए अलग वीडियो में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन चेक कीजिए कहीं आपका पे आउट आपकी डेप्थ कटिंग की वजह से खराब तो नहीं हो रहा है। आपने एक टीम बनाई, हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर कंपनी को दे दिया, और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ी आपका पे आउट डाउन हो गया। जिस लेवल पर आप थे, आपके नीचे भी कोई उसी लेवल पे आया, आपका पैसा खत्म। इसी को तो डेप्थ कटिंग कहते हैं। और भी डिटेल से डेप्थ कटिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग में डेप्थ कटिंग के लिए कोई स्थान नहीं है। कहा जाता था मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं कहता हूं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे है? मल्टी लेवल मार्केटिंग एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक और अनलिमिटेड होना चाहिए, लेकिन ये तो लिमिटेड लेवल मार्केटिंग है। इसको तो मैंने LLM नाम दिया है। ये तो LLM है, लिमिटेड लेवल मार्केटिंग। और लिमिटेड लेवल मार्केटिंग ही तो ट्रेडिशनल मार्केट थी।
नेटवर्क तो ट्रेडिशनल में भी बनता है ना, लेकिन वहां में यहाँ में फर्क क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर का नेटवर्क बनाता है और वही रिटेलर अपने कस्टमर का नेटवर्क बनाता है। मार्केटिंग तो वहां भी नेटवर्क के थ्रू हो रही है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि वहां लिमिटेड नेटवर्क है, यहां अनलिमिटेड नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में आके भी आप अनलिमिटेड नेटवर्क नहीं, लिमिटेड नेटवर्क के फेयर में हैं, तो फिर ट्रेडिशनल और आपके उसमें फर्क क्या है? यहां आप डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्किंग को अनलिमिटेड बनाते हैं, यानी और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर बाई डिस्ट्रीब्यूटर बाई डिस्ट्रीब्यूटर बाई डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है और फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की पावर मिलती है। यहां डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ही डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल में डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर नियुक्त करता है। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को नियुक्त नहीं करता, रिटेलर रिटेलर को भी नियुक्त नहीं करता, रिटेलर कस्टमर को नियुक्त करता है। इसलिए वो ट्रेडिशनल मार्केट है, इसलिए वो लिमिटेड नेटवर्क मार्केट है। लेकिन अनलिमिटेड नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही है कि डिस्ट्रीब्यूटर ही डिस्ट्रीब्यूटर को नियुक्त करेगा। लेकिन आपके यहां हो क्या रहा है? चेक कीजिए, कहीं आपकी कंपनी में ऐसा तो नहीं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, आप एक लेवल पे गए और आपके नीचे वाला जब आपके लेवल पर आया उसने आपकी इनकम को जीरो कर दिया। इस सारी बातों पर ध्यान दीजिए, अपने प्लान को चेक कीजिए, अपनी कंपनी की आइडियोलॉजी को चेक कीजिए, अपनी कंपनी को जांचिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है या वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है। बहुत सारे मॉडल्स पर हमने बहुत सारी बातें की हैं, और भी मुद्दों के साथ हम अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पहले वाली सीरीज के वीडियो को ध्यान से देखिए और आगे भी आने वाले वीडियो को देखिए। धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर चल रही ये गुत्थी सुलझ जाएगी कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है। आपके अंदर ये चल रही है गुत्थी का जवाब मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग में जाकर के कैसे आप सफल हो सकते हैं, किन चीज़ों से आप बच सकते हैं, यही हमारा प्रयास है। इसी के साथ देखते रहिए सत्य हुंकार। एक बार मैं फिर मिलता हूं, अभी आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।